प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा इस समय दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और पीएम का ये दौरा भारत के लिए भी बेहद खास रहा। वहां पीएम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को आईना दिखाया, चीन को चेतावनी दी और अमेरिका से भारत की बढ़ती साझेदारी का संदेश भी दिया। इस दौरे से देश को जो मिला उसमें बड़ी डिफेंस डील, C-130J सुपर हरक्यूलिस को लेकर समझौता, MRO इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर बनाने में अमेरिकी सहयोग, स्पेस में साथ मिलकर काम करने पर सहमति, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सहभागिता और वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना मुख्य रहा। पीएम ने प्रवासी भारतीयों से भारत की बात की तो अमेरिका की प्रमुख कंपनियों के CEOs को भी संबोधित किया। पीएम के इस दौरे के नफे नुकसान पर समीक्षात्मक चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, जहां उन्होंने क्वाड समूह के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और उसके बाद अपने नेपाली समकक्ष KP शर्मा ओली के साथ बैठकें की, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने अमेरिका में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर चर्चा की। मोदी ने भाषण की शुरुआत में नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद कहा कि अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। भारत माता की नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की प्रमुख IT कंपनियों के CEO को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जिसके पास प्रौद्योगिकी, लोकतंत्र और एक संपन्न बाजार है। आज भारत सबसे जीवंत डिजिटल परिस्थितियों की प्रणालियों में से एक है। आज भारत सबसे डिजिटल पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक है। इसके अतिरिक्त भारत में वैश्विक स्तर पर युवा प्रतिभाओं का सबसे बड़ा पूल है। टेक्नोलॉजी विकसित भारत की यात्रा का एक अहम स्तंभ है। इसलिए आज हमने भारत में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खड़ी की है। आज भारत के पास वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत में है और विश्व का सबसे बड़ी युवा टैलेंट का पूल भी भारत के पास है। अमेरिका में पीएम ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ अलग अलग बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा ऐसे वक्त में है जब अमेरिका में कुछ ही दिनों में नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इकोनॉमी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, रक्षा को लेकर जो समझौते हुए हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं और इन पर अलग अलग विषयों के बड़े ही अच्छे जानकार मेरे साथ पैनल पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल PK सहगल साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर पैनल पर रहेंगे। डॉक्टर अंशु जोशी इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात करेंगी। डॉक्टर भावना राय इकोनॉमिस्ट हैं। पूर्णिमा नाथ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक बार फिर उन्होंने बताया था कि जो प्रवासी भारतीय होते हैं, अमेरिकी इंडियन होते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएँ होती। तो सभी मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। सहगल साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आज रक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण हमने देखा समझौते हुए हैं और मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसको समझाएं भी और साथ ही साथ में ये एक इंटरडिपेंडेंसी पर हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। भावना जी थी उसमें, पूर्णिमा जी से भी कुछ बातचीत हुई थी। तो एक हम देखते हैं कि ये जो खरीद फरोख्त चलती है इसमें भारत का सक्षम होना तब जबकि हम अपने डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। दूसरा, हम जो खरीदारी करते हैं अन्य देशों से तो उनकी भी अपेक्षा होती है कि हमारे यहाँ एक बाजार मिलता है। इसको भी थोड़ा समझाएं और जो अभी डिफेंस डील हुई है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, इस विजिट के दौरान 2 बड़ी डिफेंस डील्स हुई है। एक तो सबसे बड़ी जो है हरकुलिस एयरक्राफ्ट जो है उसका MRO साइन हुआ है। दैट मीन्स उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयर, उसका ओवरऑल जो है हिंदुस्तान में किया जाएगा। इससे बहुत बड़े ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी, हिंदुस्तान की एंसिलरी इंडस्ट्री को उछाल मिलेगा और बड़ा ज़बरदस्त जॉब क्रिएशन होगा। इसके अलावा साथ साथ जितने भी बाकी देशों में हरकुलिस हवाई जहाज है
उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर और ओवरऑल भी हिंदुस्तान में की जाएगी, जिससे हिंदुस्तान को बहुत ही फायदा होगा। दूसरा, प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर हमने फैसला किया था 31 ड्रोन खरीदेंगे, 15 नेवी के लिए, 8 एयरफोर्स के लिए और 8 आर्मी के लिए। कहा गया कि 31 अक्टूबर से पहले पहले डील साइन होनी चाहिए, नहीं तो जो बोइंग कंपनी है इसकी कीमतें बढ़ा देगी। पहले कहा जा रहा था कि तकरीबन 3.9 बिलियन की डॉलर की डील है, अभी कहा जा रहा है कि 3 बिलियन डॉलर की डील है। ये जो लड़ाका है ये दुनिया का सबसे बैटल टेस्टेड और सबसे प्रूवन यूएवी है। हाई इंड्योरेंस एयरक्राफ्ट है जो बड़े लंबे चेहरे पे कार्रवाई कर सकता है। हिंदुस्तान का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है कंप्लीट एलएसी है, एलओसी है और पूरा इंडियन ओशन रीजन है। और जहाँ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक है। पहले नेवी के पास क्षमता नहीं थी इस एरिया के ऊपर हर प्रकार की निगरानी रखने के लिए। इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, अभी हजारों किलोमीटर दूर आप हर प्रकार से डोमेन अवेयरनेस और सिचुएशनल अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ चाइना की तमाम गतिविधियां जो हैं, जब हमने गलवान के समय 2 वेट लीज पे लिए हुए थे स्काई गार्डियन ड्रोन्स, जिसका मॉडर्न वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन अभी हिंदुस्तान खरीदने जा रहा है, उससे हमको बहुत बड़े पैमाने पर चाइना के बारे में, उसकी पूरी डिप्लॉयमेंट के बारे में, उसकी मिसाइल इंस्टॉलेशन के बारे में, उसके रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में, उसके टैंक कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता लगा। उन्हीं को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने अपनी कार्रवाई की और हिंदुस्तान ने कुछ ऐसी और भी कार्रवाइयाँ की जिससे हम वास्तव में अगर आवश्यकता पड़ती तो चाइना को सरप्राइज कर सकते थे। फिर ये जो लड़ाका है ऑल वेदर है, इसमें अनेकों प्रकार के सेंसर्स हैं और 3 प्रकार की इसमें मिसाइल्स हैं। पहले ये हंटर किलर है, ये हेलफायर मिसाइल लेके जाता है जिसकी रेंज 11 किलोमीटर है। फिर इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं जिनकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसके अलावा इसके एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बिना बॉर्डर क्रॉस किए 150 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी पाकिस्तानी जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं या टेररिस्ट ट्रेनिंग लॉन्च पैड्स हैं उनको बर्बाद कर सकता है, कड़ी निगरानी रख सकता है। और जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन के भी 150 किलोमीटर तक हर प्रकार की निगरानी रख सकता है, ओवर द होराइजन अटैक कर सकता है। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों से में काफी चिंता है। ये एक किस्म से बहुत बड़ा गेम चेंजर है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की डिफेंस की क्षमता जो है वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर इंप्रूव हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। चाइना के पास और पाकिस्तान के दोनों के आर्म ड्रोन्स हैं, लेकिन ये वाला ड्रोन है इज इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। इसकी क्लास ही डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है। ये हमको कई ऐसे दुश्मन देशों पर या जिनसे थ्रेट रहता है उन पर एक लीड देगा। इसको डिटेल में समझूंगा। और एक जो सवाल मैंने आपसे किया था कि ये जो डिफेंस डील होती हैं ये इंटरडिपेंडेंसी के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है वो भी मैं समझूंगा। बाकी के मेहमानों के भी मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। भावना जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। पूर्णिमा जी पहले आप बताएं, क्योंकि जब कार्यक्रम हुआ था उससे पहले भी हम बात कर रहे थे, प्रवासी भारतीयों की कई अपेक्षाएं थी, चाहे वो ड्यूअल सिटीजनशिप की बात हो या अन्य कई मुद्दे हों। बहरहाल कैसा लगा आपको कार्यक्रम और कितनी संभावनाएं जगी कि प्रधानमंत्री मोदी आए, एक इवेंट हुआ, लेकिन उस इवेंट के बाद क्या मिला प्रवासी भारतीयों को और किस तरह का कंट्रीब्यूट अब प्रवासी भारतीय करेंगे? Thank you so much for having me. Namaste. Certainly जो प्रवासी भारतीय है, आपने इनिशियली कहा है कि अमेरिकन इंडियन, there's a difference between American Indian versus Indian Americans. American Indian नेटिव अमेरिकन्स को क्या कहा जाता है और इंडियन अमेरिकन्स जैसे हम जैसे लोग हैं, born and brought up इंडिया में है, कहीं प्रोफेशनल क्षेत्र में काम करते करते अमेरिका पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आके सिटीजनशिप लिया है। अभी हमारी घर यहाँ पे है, हमारे नेशनलिटी इस कंट्री की बन चुकी है और देयर आर सम मेजर aspirant people are there from college or elsewhere want to come to America and American citizenship. लेकिन ये चेंज हुआ है पिछले 20 साल में, especially in the last 10 years. Things have changed for India, and in the optimism that Narendra Modi has brought for the country is phenomenal because मेरे ख्याल से मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है जब कोई प्राइम मिनिस्टर कोई भी किसी भी कंट्री की अमेरिका में ऐसे आए, ढोल लेके ढाक लेके पहुंच जाए और ऐसे 50,000 लोग जाके उनको वेलकम करे, उनके लिए इवेंट करे। ऐसे कहीं हुआ नहीं, कभी हुआ नहीं। कुछ दिन पहले हमारी ऑपोजिशन, आपके ऑपोजिशन के लीडर भी यहाँ पे आ चुके थे 10 दिन के, और एक स्टे करके गए। वी हैव सीन few glimpses of who he met
in the opposition parties and किसके किन के साथ मिलके गए. But from a Modi perspective, yeah, it was a short trip. It was a statements perspective visit. उसमें packed schedule था. सब हम लोग फॉलो कर रहे थे, किससे मिल रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कौन सीईओ है, और इनकी आपकी जो ये ऑपोजिशन है उन किससे मिलके गए, अदर देन व्हाट वी सॉ इन न्यूज एंड लेट्स से सोशल मीडिया जी। अपडेट्स, हमें पता भी नहीं है किस किस से मिलके गए हैं और किस तरीका से बात करके गए हैं, क्योंकि मुंह खोलते ही उनकी आती है कि दे एक्चुअली demean the country, demean the people of the country, and demean the country की civilization, एक वैल्यू सिस्टम जो है. तो हम जैसे लोग जो है, जो इंडिया के बोर्न एंड ब्रॉट अप होते हुए भी अमेरिका के नेशनल सिटीजनशिप, नेशनलिटी ले चुके हैं, इसका मतलब नहीं है कि इंडिया को नीचे करेंगे, इंडिया के लोगों को नीचे करेंगे. इस तरह का मेंटालिटी लेके हम लोग कोई कंट्री में नहीं जाते. तो हम कहीं पे भी चले जाते हैं, अपना कल्चर जो है, अपना जो एक इंडियनिज्म है, एक जो भारतीयनेस है, जो हिंदूनेस है, मुझे याद है पिछली चर्चा में भी मैंने कहा था कि आप राहुल गांधी की विजिट और उन्होंने जो कुछ कहा उससे बड़ा आपको निराशा है और नाराजगी है, वो अभी भी बरकरार है. मैं और मेहमानों से ज़रा कमेंट ले लूं. डॉक्टर अंशु जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों पर कई बार हमारा सहयोग करती हैं, जानकारियां देती हैं. डॉक्टर अंशु, यहाँ पर फ़ायदा नफ़ा नुकसान देखा जा रहा है. मैंने सहगल साहब से भी ये बात पूछी थी. मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक म्यूचुअल एक्सचेंजेस हैं. अमेरिका को भी हम में बहुत इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ अमेरिका करते हैं. अमेरिका को भी इंडिया की बड़ी ज़रूरत होती है. तो चाहे मार्केट के लिहाज से हो, चाहे चाइना को थोड़ा काउंटर करने के लिए हो, या भी एक विकल्प के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में भारत को देखा जाता है. वैसे आप ओवरऑल क्या देखते हैं, अभी अमेरिका की डिपेंडेंसी भारत पर क्या देखते हैं, और भारत के लिए कितना फायदे का सौदा इस विजिट में आप देखती हैं? देखिए, यदि हम भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर जाएं तो निश्चित तौर पर जितनी भारत को अमेरिका की आवश्यकता है उससे ज्यादा आज की तारीख में अमेरिका को भारत की आवश्यकता है. भारत की जिस प्रकार की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिस प्रकार से भारत ने पूरे वैश्विक स्तर पर नई संभावनाओं को जागृत किया है, जिस प्रकार से ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभरा है, जिस प्रकार का एक बड़ा मार्केट भारत के पास है और जिस प्रकार की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज भारत के पास हैं. लेकिन मैं इस यात्रा को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका की है उसे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से नहीं देखूंगी. मैं उसको क्वाड की दृष्टि से देखूंगी. क्वाड जो कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, 4 सदस्य देश हैं इसमें. भारत अमेरिका के अलावा इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे 2 और सशक्त देश जुड़े हुए हैं. और जो इसका एक महत्व है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का और इसका जो उद्देश्य है वो भारत अमेरिका के द्विपक्षीय या बाकी देशों के द्विपक्षीय संबंधों से कहीं बढ़कर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जिसे हम इंडो पैसिफिक कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका कि अपना एक बड़ा व्यापारी और बहुत ही बड़ा सामरिक महत्व है, उस दृष्टि से क्वाड पिछले कई वर्षों से इस हिंद प्रशांत को समावेशी बनाए रखने के लिए, समृद्ध बनाए रखने के लिए, स्वतंत्र बनाए रखने के लिए काम कर रहा है. हर साल एक शिखर वार्ता होती है. बहुत अच्छी बात है कि 2025 की क्वाड की शिखर वार्ता की मेजबानी का जिम्मा हमें मिला है. भारत और जापान के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको 10 साल पूरे होंगे अगले साल. और तमाम जो हिंद प्रशांत से जुड़े हुए कई अलग अलग महत्वपूर्ण देश हैं जो हालांकि क्वाड का हिस्सा नहीं है पर अपरोक्ष रूप से अपना योगदान देते हैं, जैसे कि साउथ कोरिया के साथ भी भारत के अगले वर्ष स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. तो इसको एक हम मिनीलेटरली देखें कि किस प्रकार से ये तमाम देश जिनके कॉमन कंसर्न्स हैं हिंद प्रशांत की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, उस दृष्टि से चाहे सामरिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, सेमीकंडक्टर्स की हम दृष्टि से देखें तो ये तमाम जो ये अलग अलग क्षेत्र हैं इसमें अपार संभावनाओं को लेकर के ये सारे ही देश साथ में काम कर रहे हैं. बड़े महत्वपूर्ण समझौते आज हमारे सामने आए हैं, जैसे कि जो ये एक हरक्यूलिस को लेकर के एक एमआरओ साइन हुआ है, एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के बड़ी बात हो रही है, स्पेस कोलैबोरेशन को लेकर के. अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात आई है कि किस प्रकार से तट रक्षकों की सहायता से एडशिप जो एक नेविगेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा.
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आई और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ये मून शॉट इनिशिएटिव भी कल लॉन्च किया गया, जिसमें भारत ने 7.5 मिलियन यूएसडी की सहायता की घोषणा भी की है। तो ये बहुत एक व्यापक रूप से हमें क्वाड के प्लेटफॉर्म से माननीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा को और इससे होने वाले न सिर्फ जो सदस्य देशों को जो लाभ पहुंचेंगे, इसके अलावा जो हिंद प्रशांत से जुड़े हुए विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं, उनको किस प्रकार के लाभ जी पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर जोशी, हमें आपने बड़ा उस डिटेल में बताया। हालांकि क्वाड का जो डिस्कशन रहा वो बड़ा डोमिनेंट रहा। अभी पिछले 2-3 दिन से हम क्वाड पर ही बात कर रहे थे। डॉक्टर भावना राय, थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं। आपने तमाम पैनलिस्ट की बातों को सुना, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, क्वाड के इम्पोर्टेंस की बात हो, प्रवासी भारतीयों की अपेक्षाएं हों। मैं एक जो चीज़ शुरुआत से जानना चाह रहा हूं वो है इकोनॉमिक्स। यानी भारत इकोनॉमिकली, कई बार ऐसा भी होता है, मैं देखता हूँ शक्तिशाली देश जो हैं वो किसी देश को इसलिए भी पसंद करते हैं कि उसकी बाइंग कैपेसिटी काफ़ी होती है। ख़ासतौर पर जब हम हथियारों के सौदे और हम आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हम खुद उनके प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हमने बनाई भी हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा इसको भी समझाएं, इस इकोनॉमिक्स को समझाएं कि इकोनॉमिकली अमेरिका जैसे देश जिनकी इकोनॉमी चलती ही ऐसे है, वो कितने डिपेंडेंट भारत पर रहते हैं और भारत की सक्षमता इस लिहाज से क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी, मुझे दोबारा यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वाड की जो मैम ने बात की, अंजू मैम ने, ये मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होगा, राइट। इसमें हम इकोनॉमिक पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करेंगे, जिसमें 14 देश हैं। तो जब अपने आप में ये मल्टीलैटरल कोऑपरेशन होगा तो यहाँ पे हर देश के जो ट्रेड फैसिलिटेशंस हैं वो मूव अप होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उनके टैरिफ्स के इश्यूज हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं जाके नेगोशिएशंस लेवल बढ़ेंगे। उसके बाद मोदी जी ने जिस तरह से हिस्टोरिकली, जो मैंने कल भी बात की थी और उसकी एक्सटेंशन को कहूंगी मैं, जिस तरह से दवा के क्षेत्र में अभी इन्होंने दवा के क्षेत्र में कुछ MOU साइन होंगे, कुछ डिफेंस के क्षेत्र में साइन होंगे। ऑल दीज एस्पेक्ट्स कवर द इकोनॉमी एस्पेक्ट। इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है। ये सिर्फ हम GDP, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, आज देश इतना इंटीग्रेटेड हो गया है, ग्लोबलाइज्ड हो गया है कि हम जिस सेक्टर की बात शुरू करेंगे वो शुरू भी होगा इकोनॉमी से, एंड भी होगा इकोनॉमी से। और इंडिया बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत स्ट्रांग है, सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी बहुत स्ट्रांग है, और टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसमें इंडिया का बहुत योगदान है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट बीच में हो गया था इंडिया एंड US के बीच में, वो ट्रस्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होगा। अभी इसमें रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में भी बात होगी। क्वाड किस तरह से इन UN सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी प्लेसिंग कैसे होगी। हम इसको सिर्फ पॉलिटिकली ना देखें कि ये पॉलिटिकल इशू भी है, इसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर देखें तो बहुत ये ब्रॉडर और बहुत प्रिसाइज होके इंडिया को ऐसा प्लेथोरा देगा जहां आने वाले टाइम में ये फ्यूचर को और इनकॉर्पोरेट करे। मेजर जनरल सहगल, मैं कुछ ऐसे सवाल भी रखता हूं पैनल पर जिससे कि कई सारे जो सोशल मीडिया पर सवाल चलते हैं या जो सवाल या आलोचनात्मक लगे वो ऐसे भी लग सकते हैं। और मैं चाहूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यह बहुत बड़ा मौका है देश के लिए, देश की ताकत भी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझा जाए। जैसे उदाहरण के लिए कि ये भी बहुत कहा जाता है कि हम दुनिया में बड़े ताकतवर हो रहे हैं, हमारे संबंध अमेरिका से, कोऑर्डिनेशन तो है ही अपने आप में, एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत की। लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, 7 में से 5 जो है वो उनके साथ गड़बड़ मामला चलता है। इस रीजन को आप कैसे देखते हैं, इसका मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? हम यूक्रेन, रशिया, इसके वार में बातचीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं, ये दोनों देश स्वीकार कर रहे हैं, दुनिया स्वीकार कर रही है, हमारी ताकत बढ़ रही है, लेकिन आस पड़ोस, जरा इसको समझाइए। देखो, हिंदुस्तान जो एक ऐसे क्षेत्र में जो साउथ एशिया कहलाता है, जिसमें आप हमारे जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, उसमें इंस्टेबिलिटी है, कंप्लीट इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। म्यांमार में उसी माफी की भी इंस्टेबिलिटी हो गई है आपके बांग्लादेश में। ये तमाम जो इंस्टेबिलिटीज हैं ये हमारे लिए बड़ी नुकसानदेही हो सकती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा नेबरहुड जो है पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली स्टेबल हो, और वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकली स्ट्रांग हो तो हिंदुस्तान को ऊपर भी असर जो है दोस्ताना असर होगा, अच्छा असर होगा। लेकिन इस समय जो बांग्लादेश में हो रहा है वास्तव में वो बड़ा चिंताजनक है। इसी माफी कुछ साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले,
there was complete economic and political instability in श्रीलंका. वहाँ के प्रेसिडेंट को भागना पड़ा था ओवरनाइट. और अभी नए वहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जो लेफ्ट लीनिंग हैं, लेकिन मुझे वो गरीब परिवार के, मुझे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह मुझे लगता है कि आपसी ताल्लुकात शायद इम्प्रूव होंगे. जहाँ तक नेपाल का ताल्लुक है, नेपाल में भी सरकार जो कभी प्रो चाइना रहती है, कभी कभी प्रो नेपाल तो रही नहीं है, वास्तव में कभी कभी कम्प्लीटली एंटी इंडियन रही है. लेकिन उनको साफ तौर पे नजर आना शुरू हुआ है कि वास्तव में बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे जाए, नहीं तो उनको नुकसान होगा. बिकॉज फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इंडिया है. इसी तरह आप मालदीव देखो तो मालदीव में जो नए प्रेसिडेंट आए मुइज़्ज़ू जी, वो कम्प्लीटली इनिशियली एंटी इंडियन थे, कम्प्लीटली प्रो चाइनीज थे. लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उनको भी समझ आ गया कि मालदीव के हित के लिए बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करें. और उनकी ज़बरदस्त अभी कोशिश है कि जो इनिशियली उन्होंने स्टांस लिया उस स्टांस को तब्दील किया जाए और अभी न्यूट्रल रहे. वो साफ तौर पे जानते हैं कि अगर कल मालदीव में किसी प्रकार की डिफिकल्टी हो गई, आपको याद होगा कुछ साल पहले उनके पास पीने का पानी भी नहीं था. चाइना तो बहुत दूर है, पीने का पानी उनको उस समय हिंदुस्तान ने सप्लाई किया. जब मालदीव में श्रीलंका की तरफ से कोई हमला होने जा रहा था टेररिज्म का, हिंदुस्तान ने ओवरनाइट एक बटालियन को वहां डिप्लॉय किया और मालदीव को एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन स्टेबिलिटीज में कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है कि भारत से अपने स्वार्थों को लेकर भारत को नापसंद करने वाले जो बड़ी ताकतवर दुश्मन है, जैसे चाइना को मान लीजिए दुश्मन कह लें, या उसकी हमेशा से अपनी पॉलिसी विस्तारवाद की जो रही है वो समस्या का विषय रही है और भारत उसके लिए अडिग भी रहा है, वो इन जगहों पर कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर के तौर पर दिखाई देता है. इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी उसने क्या कुछ किया, श्रीलंका में किस तरीके से पोर्ट्स को उसने कब्जे में लिया, बांग्लादेश में भी जितनी सुगबुगाहट रही उसमें अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथ भी बहुत स्पष्ट समझ में आते हैं, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं घेरने चेक करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं. इससे निपटने के लिए भारत कितना तैयार है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, खासतौर पर अमेरिका जैसा जो मित्र है, अमेरिका के साथ जो वर्तमान में संबंध मजबूत हुए हैं वो कितने कारगर हैं. पूर्णिमा जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं इस सेगमेंट की. प्रवासी भारतीयों की अपेक्षाएं और ये सारी चीज़ें तो हमने काफ़ी देखा समझा. आप लोगों को अब कैसा महसूस होता है? यानी मैं देखता हूं कि पहले भी अमेरिका में लोग जाते थे, एक बहुत पुरानी पीढ़ी भी आपको अमेरिका में मिलेगी, उनके बच्चे, अब तो हम देखते हैं पॉलिटिक्स में भी कितने बड़े बड़े पदों पर या कितनी ताकतवर स्थितियों में भारतीय मूल के कई लोग देखने को मिलते हैं जो पूरी तरह से अमेरिकी हो चुके हैं. लेकिन ये मुझे बताएं कि आज के दौर में भारतीय कैसा महसूस करते हैं अमेरिका को लेकर, अमेरिका जाने को लेकर जो उत्साह था वो बड़ा है, या वो चाहते हैं भारत में भी अमेरिका जैसे हालात बने ताकि ये जो माइग्रेशन है, जो क्रेज है अमेरिका वाला, वो भारत में भी पूरा हो पाए? Thank you so much for asking this question. I think it's very, very important at this point of time. आपने सुना होगा मोदी जी ने लास्ट टाइम जब आए थे तब बोले थे कि सियाटल में नया एम्बेसी खुलेंगे. उसके काम शुरू हो चुका है और नए 2 और एम्बेसी की बात किया है, बॉस्टन एंड LA. इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम जब एम्बेसी इंडिया बढ़ा रहे, इसका मतलब ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग हियर. यहाँ पे स्टूडेंट्स वीसा मान लो, वेदर स्टूडेंट्स एक्सचेंज हो या कॉर्पोरेट अलाइनमेंट हो, ये सब काम अभी बढ़ती चली जाएगी. इंडिया की जो पोजीशन जो आपने बनाई है वो बेसिकली फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ ओपन एंड फ्री कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शंस हो रही है, लोग चुनाव में जीत रहे हैं. सो इन लोगों को अमेरिका से अगर बिजनेस भी वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे नया भाषा सीखना नहीं पड़ेगा, इंग्लिश स्पीकिंग जनता है वहाँ की, और मेजर यूथ जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कंट्री को आगे बढ़ा सकता है. तो ये जो ऑप्टिमिज्म है इंडिया की, जो एक रिसोर्स आपने डेवलप किया है in terms of the massive amount of people, 17-18% of global population of India is not छोटी मोटी बात नहीं है ये. अब इंडिया के साथ अमेरिका की रिलेशनशिप ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी. पहले डिफिकल्ट थी, अभी भी ऐसे नहीं है कि इट्स ऑल हैंडी डैंडी. जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काम करने के लिए इंडिया ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, एंड अमेरिका विल continue to promote their own interest in the Pacific area.
whether to curb China, but in the sense that America would never like to see India like China. तो उस तरीका से भी दबाव आएगी from a geopolitical standpoint. But from a perspective of Indian American, craze पहले थी, अभी भी है, but in the sense, from a perspective इंटरेस्टिंग of आपने एक बात जो India कही was. कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत चाइना को बहुत, लेकिन भारत जो है उसकी पॉलिसी बहुत स्पष्ट है, वो तटस्थता का भाव रखता है। देखिए रशिया से पुरानी दोस्ती को भी नहीं खोया, अमेरिका से भी नई दोस्ती को मजबूत कर लिया। डॉक्टर अंशु, भारत जो है वो तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के साथ में ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। या तो आप इस पाले में रहो या आप उस पाले में रहो, हम कैसे सारे पालों में रहे? ये जो तटस्थता वाली नीति है ये कितनी कारगर है हमारे लिए और कितनी लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं कि चलती रहेगी? देखिए, कल जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री आप्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो भारतीय संस्कृति से, भारतीय दर्शन से जुड़ी हुई है। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, जो त्याग करते हैं वो भोग करते हैं, वो ही भोग करते हैं या उन्हीं को मिलता है। तो भारत एक त्याग की धरती रही है। भारत वो धरती है जिसने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, दूसरे देशों की सीमाओं का, संप्रभुता का, जिसे हम आज मॉडर्न टाइम्स में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसका हमेशा सम्मान किया। तो इसी के साथ हम तटस्थता के भाव से जब 1947 के बाद हमें स्वतंत्रता मिली तो हमने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की, उसके पायनियर रहे। और उस समय की जरूरत भी कुछ इसी प्रकार की थी, क्योंकि प्रवीण जी देखिए, दो खेमों में दुनिया बटी हुई थी और किसी भी एक खेमे के साथ जाने का मतलब होता कि अपने विकास की रफ्तार को कहीं ना कहीं रोक देना या दूसरे खेमे से फिर दबाव आते। तो हम तटस्थ बने रहे, लेकिन तब हम नॉन अलाइंड थे। और कल हमारे प्रधानमंत्री ने ये अंतर भी स्पष्ट किया, अब हम ऑल अलाइंड हैं। तो जहां पर भी ग्लोबल गुड की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, साझा हितों को पूरा करने की बात हो रही है, तो वहां पर भारत हाँ, ऑल अलाइंड। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गुट निरपेक्षता समझ में आता है, लेकिन हर गुट के साथ होना ये थोड़ा चैलेंजिंग है। यही चैलेंज, इसी चैलेंज की मैं बात कर रहा था। नहीं, ये चैलेंज उस समय सम्मान में और संभावनाओं में बदल जाता है जब आपके दर्शन को दुनिया समझती है और जानती है कि आप एक आक्रामक देश नहीं है। यही कारण है कि पुतिन भी मोदी जी की सुन रहे हैं और यही कारण है कि जेलेंस्की भी मोदी जी की सुन रहे हैं। भावना जी, आप थोड़ा ये इकोनॉमिकली इस बात को समझाइए। कई एक्सपर्ट ये कहते हैं जब हम बातचीत करते हैं कि भारत एक ऐसी स्थिति में है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी स्थिति में कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम अपग्रेड करते रहेंगे, इसी रफ्तार से चलते रहें तो भी, भले ही कहीं मंदी आती रहे, कुछ होता रहे। एक तो इसको समझाइए कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है क्या वो ऑटोमेटेड है, उसमें प्रयास जो है वो उसको और तेज रफ्तार दे देंगे, या एक संयत तरीके से भी चलती रही तो एक निरंतर गति मिलती रहेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को, या इससे रिवर्स भी कुछ हो सकता है? अभी अगर हम देखें जिस तरह के रेट्रोस्पेक्ट में बात हो रही है हमारी, जब हमने कहा कि ट्रस्ट बिल्डिंग की बात है, ट्रस्ट बिल्डिंग अपने आप में जो है ना इकोनॉमी पे ही घूम फिर के बात आ जाती है। हम ट्रस्ट, हाउ वी कैन गो फॉर द ट्रस्ट? बायलैटरल ट्रेड, अभी इंडिया और यूएस के बीच $30 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड की बात कही गई है, और वो $30 बिलियन का ट्रेड जो है वो अपने आप में जो है इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को मूव करे। ऑटोमेटेड तो हमारी सेक्टर्स हो ही चुकी है, रीजन बीइंग कि हमने रक्षा के क्षेत्र में उनके साथ कोलैबोरेट किया है, एजुकेशन में किया है, दवा में किया है, और अभी जो 14 देशों का आईपैक जो किया है हमने उनके साथ, तो उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटेड अपने आप होती चली जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह का हम जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं 7.2%, उनका स्टैग्नेंट हो गया है 2.3, अनएम्प्लॉयमेंट भी उनका स्टैग्नेंट हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा उसका इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा। और अंजू मैम ने बहुत स्ट्रांग बात कही कि जितनी जरूरत इंडिया को नहीं उतनी जरूरत अमेरिका को हमारे लिए है, क्योंकि उनको एक ऐसा मार्केट चाहिए, ऐसा कंट्री चाहिए जहां उनकी गुणवत्ता बनी रहे, जहां उनके जो बायर्स है या उनके जो सेलर्स है, उनकी जो हमारे जो प्रोडक्शंस है वो उस तरह से हो कि उनकी डिमांड्स को पूरा करे। हमारी मार्केट इतनी बड़ी बन गई है, इतने डिमांड्स हो गए हैं कि अमेरिका हमें चाह के भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है।
तो धीरे 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 हम उस परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं। तो ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट बिल्डिंग के सहारे हम जो है स्पेस एनर्जी में जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं, और अभी ये समझौता हो भी चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम बात कर भी रहे थे। मैंने हालांकि इसको बहुत ही एक सीधी भाषा में कहा था, आपने उसको डिटेल में समझा दिया कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को शुरू करते हैं, शुरुआत में थोड़ा कच्चा होता है हर आदमी, लेकिन फिर जैसे जैसे आप क्वालिटी को बिल्ड करते हैं, जब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होती है तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी तरफ देखने लगती है कि ये है प्रोडक्शन वाली जगह। चाइना ने ऐसे ही अपनी जगह को बनाया, या दुनिया में जहां भी प्रोडक्शन होता है। मैं सहगल साहब से पूछना भी चाह रहा था कि सहगल साहब, रक्षा के मामले में जैसे हम इजराइल को देखते हैं, छोटा सा देश है, आसपास तमाम दुश्मन, हमसे ज्यादा बुरी स्थिति में घिरा हुआ है, लेकिन डरा के रखता है, सब घबराए घबराए रहते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह है वही तकनीक। उसने अपने आप को बड़ा शक्तिशाली रक्षा क्षेत्र में भी तकनीक के लिहाज से, और अभी तो हम देख ही रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ जो कुछ हुआ है। भारत हालांकि कभी हमला करने का या किसी की जमीन कब्जाने का, इस तरह का भारत का कभी दृष्टिकोण नहीं रहा है। भारत सिर्फ अपनी रक्षा के, लेकिन तकनीकी लिहाज से आत्मनिर्भरता के रास्ते में आप कितना आगे पाते हैं? क्योंकि हम डील्स बहुत करते हैं, हम राफेल से लेके अभी ये जो आप कह रहे हैं कि आज भी एक MOU साइन हुआ है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें, हम डील तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने प्रोडक्शन के लिए हम कितने तैयार हैं? और टेक्निक रक्षा के मामले में आप कहां पाते हैं भारत को फिलहाल? देखो, 2014 से पहले हम बहुत ज्यादा कमजोर थे। हम कंप्लीटली डिपेंडेंट थे ऑन इंपोर्ट्स। हमारा 70 से 75% जो डिफेंस इक्विपमेंट था देश में, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे बख्तर गाड़ियां हो, चाहे आर्टिलरी पीसेज हो, चाहे वो रेडार्स हो, वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। और कंप्लीट, और जब समय आता था, जैसे 71 की लड़ाई हुई या 99 की लड़ाई हुई, तो कई देश जो है सैंक्शन लगा देते हैं, उनकी कीमतों आसमान को चढ़ा देते हैं। 2 रुपए का जो नट बोल्ट था 99 की लड़ाई में, रशिया ने वही नट बोल्ट आपको 200 रुपए में दिया, क्योंकि अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन जो था वो आपका मित्र था। आज का जो रशिया है वो भी एक जू की तरह है, मौके का फायदा उठाता है। हिंदुस्तान ने 2014 के बाद में फैसला लिया कि अगर वास्तव में हिंदुस्तान को एक उभरती महाशक्ति के रूप में उभरना है, तो बहुत लाजमी है कि हम कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट हो, जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक है। और बहुत सारे फैसले लिए गए, कई हजार इक्विपमेंट जो है वो उनका बैन कर दिया गया, इंडिया के अंदर ही बनाया जाता है। और अभी कई प्रकार के देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान में बन रहे हैं, सबमरीन्स कई प्रकार की हिंदुस्तान में बन रही है, हमारी कई प्रकार की आर्टिलरी गन्स, कई प्रकार के रॉकेट लॉन्चर हिंदुस्तान में बन रहे हैं। 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जो सबसे ज्यादा एक किस्म से जबरदस्त करप्शन से लैस थी, उनको कॉर्पोरेटाइज किया, उनको 42 को मर्ज करके 7 कॉर्पोरेटाइज किया। उस करने के बाद में उनकी क्षमता में चार चांद लग गए। आज हिंदुस्तान एक, पहले हमारे देश को अपने देश में बने हुए एमुनिशन के ऊपर विश्वास नहीं था। हमारी बैरल्स एक्सपोर्ट होती थी, हम फायरिंग के लिए जाते थे, हमारे टैंक की बैरल, आर्टिलरी गन्स की बैरल, एयर डिफेंस गन्स की बैरल्स एक्सपोर्ट होती थी, हमारे अपने जवान अपने एमुनिशन जतायत होते थे। आज 84 कंट्रीज इन द वर्ल्ड को हम एमुनिशन सप्लाई कर रहे हैं। मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड को हम कई प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट कर रहे हैं। और हमने साफ तौर पे कहा है कि हम वो इक्विपमेंट अभी बाहरी देशों से खरीदेंगे जिसमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जाए। अब G414 इंजन खरीदने जा रहे हैं, हमने इसकी इंसिस्ट किया थी 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि इनिशियली हम 80% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करेंगे। अब देखो भी 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से फ्रांस आपको न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए ऑफर दे रहा है। फिर फ्रांस सेफ्रॉन इंजन जो है 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और ये भी कहा कि जो फ्यूचर अपग्रेड्स है वो भी हिंदुस्तान को मिलेंगे, और हिंदुस्तान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर हिंदुस्तान इनको किसी फ्रेंडली देशों को सप्लाई करना चाहता है तो खुली छूट है। ये इस माफी की चीजें पहले नहीं थी। या फिर जब ये कारगिल का युद्ध हुआ तो आपको जान के अचंभा होगा कि वास्तव में उस समय हमारे पास वॉर वेस्टेज रेट जो रिजर्व थे केवल 2 ही दिन के थे। आज बहुत लाजमी हम कहा जाते थे कि जो भी फ्यूचर लड़ाई होगी शॉर्ट एंड स्विफ्ट होगी। अगर आप यूक्रेन रशिया की लड़ाई देखो तो 2.5 साल से चल रही है। इसराइल और हमास की देखो तो 11 महीने हो गए हैं। अभी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अगली लड़ाई होगी तो लंबी लड़ाई होगी, इसलिए हमारे वॉर वेस्टेज रेट्स को भी इम्प्रूव कर दिया गया है। क्या आंकड़े हैं अभी वो तो ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, वो तो पब्लिक डोमेन की चीज भी नहीं है उसका कोई। लेकिन हाँ, ये अभी तक जो चर्चा हुई उसमें एक बड़ी सुखद तस्वीर आ रही है भविष्य की,
यानी भारत का भविष्य जो है वो बड़ा शक्तिशाली मजबूत दिखाई दे रहा है। इस पे क्लोजिंग कमेंट्स पर मैं आऊँगा, आप सभी से कमेंट लूँगा। डॉक्टर अंशु, शुरुआत आपसे करूँगा इस सेगमेंट की। मुझे बताएं कि भारत को आने वाले समय में कहाँ देख रहे हैं आप? ये जितने प्रयास चल रहे हैं इनको समग्रता में उठा, क्वाड हो, अन्य देशों के साथ में हमारे रिलेशंस हों, सामरिक महत्व के लिहाज से हमारे समझौते हों, अमेरिका से हमारी दोस्ती हो, भारत कहाँ जा रहा है? भारत निश्चित तौर पर विश्व शक्ति तो बन ही रहा है। देखिए, शक्ति के मायने प्रवीण जी कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स और विज्ञान और प्रौद्योगिकी शक्ति के बड़े निर्धारक तत्व बन गए हैं। भारत के पास दोनों ही है। विश्व कल्याण की भावना है ही एक बहुत अच्छा दर्शन है, और उस दर्शन के साथ भारत निरंतर ग्लोबल ऑर्डर में पायदान पर ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। मुझे बस आशा ये है कि आज जो ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य रखने वाले हैं, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप की बात जरूर हो और पूरा विश्व इसका समर्थन करे, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे आयाम और बहुत सारी चीजें फिर हमें बदलती हुई नजर आएंगी। ये आपने एक बड़ा वो जो होता है ना कि एक छोटी सी कसक जो रह जाती है वो वाली बात छेड़ दी है कि हम सारी ताकत की बात करते हैं, इस वाले मामले पर आकर सब समर्थन करते करते भी, हालांकि ये लंबा बहस का विषय है, इस पर भी कभी बात करेंगे। पूर्णिमा जी, आपकी एक्सपेक्टेशन, आप वहाँ अमेरिका में रहते हुए भारत को कहाँ पर देख रही हैं? कैसा भारत आप एक्सपेक्ट कर रही हैं आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए या भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए? देखिए, भारत एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा सिविलाइजेशनल वैल्यू ड्रिवन लैंड है कि आज की कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन ये टक्कर नहीं लगा सकता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट भारत इज नॉट 78 ईयर ओल्ड। इट्स एक्चुअली अभी आप डिग करते रहे तो 10,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन है। रोज ही कुछ ना कुछ हमें देखने की मौका मिलते हैं कि हमारी जो माइथोलॉजी बोला गया है, माइथोलॉजी रियली नहीं है, वो हिस्ट्री है एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। तो फ्रॉम दैट एंगल जो भारत की जो एक डीएनए है, इट्स अनमैचेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मोदी जी ने ये कहा है कि भारत आग में जलाने वाले शक्ति नहीं है, वो सूरज की जैसा किरणें देने वाले शक्ति है। इट मैटर्स बिकॉज पावरफुल डजंट मीन दैट किसी को ऊपर शोल्डर में खड़े होके आप एंजॉय करें, उनको डिमीन करें। मेरे साइट में आप जाएंगे तो मेरी पहली जो कोट आप देखेंगे वही मैं लिखी रखी हूँ, बहुत सालों से रखी हूँ, कि किसी के ऊपर खड़े होके पावरफुली डोमिनेंस के हिसाब से खड़े होने के इसका मतलब नहीं है कि आप पावरफुल हो। इंडिया इज ग्रोइंग एंड इट हैज अ मैसिव पोटेंशियल, लेकिन इंडिया को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द मिसक्रिएंट्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी किसी पर खड़े होने के बजाय किसी को कंधे पर उठाना ताकत दिखाता है कि आप कितना बोझा उठा सकते हैं, वो आपकी शक्ति का परिचायक होता है। डॉक्टर भावना, इकोनॉमिकली इंडिया को हम बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं और बात करते हैं, मतलब देखते हैं क्या है, इसके बारे में चर्चाएं खूब होती है, एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते, हम पॉलिटिकल कमेंट्स में ज्यादा उलझ जाते हैं और फिर रहा सहा काम सोशल मीडिया कर देता है, यूट्यूब के एक्सपर्ट्स कर देते हैं। थोड़ा सा बताइए इंडियन इकोनॉमी कहाँ जा रही है और फ्यूचर क्या देख? सी, इंडिया का फोकस है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। इंडिया का फोकस जब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे है तो हम ट्रांसफॉर्म जो हो रहे हैं दैट इज ऑन ग्लोबल गवर्नेंस। अब हमारी ग्लोबल गवर्नेंस की, ये इकोनॉमिक्स से मैं थोड़ा हटके बता रही हूँ क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस है, वी आर नाउ स्टैंडिंग एज अ लीडर और इंडिया नाउ कंसिडर टू बी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जो कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अब हम जो ऐसे देश बन चुके हैं जहां हम अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हैं, जहां हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, ये ना कि हम दूसरे के पास जाके हाथ में लाके। अब हमारा हैंड्स ऊपर है, हम देने वाले हो गए हैं। हमारे यहाँ ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, हमारे यहाँ ग्लोबल कंपनीज आ रही हैं। तो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अपॉर्चुनिस्ट। इंडिया इज अपॉर्चुनिस्ट taking a stand as an opportunist state, country, plethora, demographic dividend, ये सारा मिला के इंडिया इज अपॉर्चुनिस्ट स्टेट एंड इट इज बीइंग कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमी इन कमिंग ईयर्स। दैट्स माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी, मेजर जनरल सहगल, हम जानते हैं कि लड़ाई लड़ना या तैयार रहना
रक्षा करने के लिए तैयार रहना ये तो ताकत का द्योतक है ही, ताकत को दिखाता है, लेकिन असली ताकत वो है कि कोई आंख उठाकर देख भी ना पाए, वो सोचे 4 बार। जैसे अमेरिका अपनी ताकत को दिखाता है, उसके पास वो जनरली दूसरों की लड़ाइयों में ज्यादा कूदते हुए दिखाई देता है। अब अपने भी काफी जख्म झेल रखे हैं, लेकिन एक समय के बाद उसने ये पोजीशन बनाई कि कोई देख ही ना पाए। भारत को इस लिहाज से आप कहां देखते हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज़ादी से पहले 1000 साल का इतिहास देखो तो जो भी देश खबर पास के माध्यम से आया हमारे ऊपर हमें हुआ, जो भी समुद्री तट से आया हमारे ऊपर हमको पिछाड़ गया। आज़ादी के बाद हमने 5 लड़ाइयाँ लड़ी, 62 की लड़ाई हम हारे चाइना से बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल स्टूपिडिटी। बाकी 4 लड़ाई हम बड़े शानदार तरीके से जीते। आज दुनिया की सबसे ज्यादा रिगार्डेड, रिस्पेक्टेड और रेवर्ड जो आर्म फोर्सेज है हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए हिंदुस्तान की फौज को हमारे देश की गार्डियन एंजल के तौर पे देखा जा रहा है। इसकी एकता, इसकी अखंडता, इसकी सॉवरेनिटी, इसकी होमोजेनिटी बिल्कुल कायम है बिकॉज ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। और हिंदुस्तान को एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे देखा जा रहा है। जब कोविड हुआ तो हिंदुस्तान वाज द ओनली नेशन जिसने अपने लोगों को दो वैक्सीन लगाई, प्लस 100 कंट्रीज को फ्री वैक्सीन सप्लाई किया। जब यूक्रेन रशिया का लड़ाई हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर भूखमरी बच गई, 84 कंट्रीज को सप्लाई किया। आज ग्लोबल साउथ का हिंदुस्तान लीडर बन गया है। आज हर बड़ा देश और छोटा देश हिंदुस्तान को मूव कर रहा है। साफ तौर पे हिंदुस्तान विश्व गुरु और विश्व मित्र के रूप में उभर रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। और मैं बड़ी जबरदस्त कोशिश हो हिंदुस्तान को चेकमेट करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान ने जिस रास्ते को अपनाई किया हुआ है उसको चेकमेट करना एंग्लो सैक्सन की जबरदस्त कोशिश होगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि भारत की सुखद तस्वीर अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से जानना है तो मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि ये जो शो है इसको पूरा आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी रहेगा, इस पर ज़रूर देखें। आपको बड़ी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। तमाम एक्सपर्ट्स ने इस पर जानकारी दी है, जिसमें मेजर जनरल पी के सहगल ने हमारी मदद की, पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर भावना राय हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर अंशु हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो भारत का सवाल में आज हमने बात की कि प्रधानमंत्री अमेरिका का जो अमेरिका दौरा है उससे थोड़ा और आगे की सोचें कि भारत कहां जा रहा है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कैसे दिखाई देती है, हमारी शक्ति। हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि आज हो जाए, लेकिन धीरे धीरे चीजें किस तरह से ग्रो कर रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, युवाओं के लिए रोजगार की संभावना हो, या फिर हमारा रक्षा का क्षेत्र हो।